हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो हम लोग को इतना तो पता ही था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इस फॉर्म से नजर आती है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर दो रूट्स होते हैं, हैज टू रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो आपको पता होगा कि उसका जो सम ऑफ रूट्स होता है वो -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो c/a होता है। ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर की सिर्फ इतनी सी ही बात हम ज्यादातर यूज करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको आप फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके उसके दो रूट्स आते हैं और उन दो रूट्स का सम करेंगे तो उसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, उन दो रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो उसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बिना फैक्टराइज किए भी उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली बता सकते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट है c और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। तो ये बात आपको पहले से भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसका सम ऑफ रूट्स आपको याद रखना है -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो ये बात अब आपको पता होनी चाहिए, इसमें मतलब आपको 100% अब पता होनी चाहिए, और इसको हम यूज करते हैं अब हर क्वेश्चन में, और काफी सारे क्वेश्चन आप करेंगे वो इसी पे बेस होंगे, तो आपको सारे समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालिए सिमेट्रिक फंक्शन, हेडिंग डालिए सिमेट्रिक functions of the roots, symmetric function of the roots। देखिए, तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स कैसे नजर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन रूट्स के इस टाइप के फॉर्म होंगे, जैसे मान लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इस तरह से दिखाई दे, या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, या अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर। ये जो इस तरह से एक्सप्रेशन क्रिएट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो इनको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, जरा आप इस बात को समझिएगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा are roots of equation 6x square minus 6x plus 1 is equal to 0। ठीक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको करना है प्रूव दैट आपके पास एक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को आपको प्रूफ करना है। एक्सप्रेशन है 1/2 टाइम्स a प्लस b अल्फा प्लस c अल्फा स्क्वायर प्लस d अल्फा क्यूब प्लस 1/2 टाइम्स a प्लस b बीटा प्लस c बीटा स्क्वायर प्लस d बीटा क्यूब इज इक्वल टू a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 प्लस d/4। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि ये RHS के इक्वल आएगा। अब करना काफी आसान है, सबसे पहले आप सिमेट्रिक टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, जो जो आपको सिमेट्रिक टर्म्स नजर आ रहे हैं। तो क्या क्या नजर आ रहा है कि सबसे पहले पूरी इक्वेशन में 1/2 कॉमन है, तो आप 1/2 कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा a प्लस a, एक तो ये टर्म बचा, ठीक है, देखते चले जाइएगा ध्यान से। सबसे पहले ब्रैकेट में ये बचा, उसके बाद क्या बचा, प्लस b टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, देखो b के साथ अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, प्लस c टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस d टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये निकल के आ रहा है। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1/2 टाइम्स a प्लस a कितना हुआ, 2a हुआ,
प्लस बी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स आप अपने आप से लिख लीजिए। तो इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए। बी की जगह है -6 और ए की जगह है 6, तो ये कितना आया? ये आया 1। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला हो तो वो होता है सी बाई ए, तो वो हो जाएगा 1/6। इसको आप यहां पर यूज करते चले जाइए, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें टर्म्स को कलेक्ट करना होता है जो सिमेट्रिक टर्म्स है। जैसे देखो मैंने कलेक्ट किया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला है? 1, तो उसकी वैल्यू मैंने 1 यहां पुट कर दी। प्लस सी टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने आपको बता रखा है, क्या लिखेंगे आप? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इस तरह से आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। प्लस डी टाइम्स ब्रैकेट में देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जानते हैं, आप उसको पहले लिख लीजिए, तो आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम है लिखने में तो हम आपको अलग से लिख करके बताते हैं। ठीक है, यहां तक ये हो गया। तो बच्चों यहां से देखिए, आपको ये पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो आप यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो यही आएगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे लिख के दिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों हमने एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, अब हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स। आगे देखिए 1/2 टाइम्स, वापस हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। 2a प्लस b प्लस सी टाइम्स ब्रैकेट में क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी कि हो गया 1 - 1/3 प्लस d टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिर्फ 1/2 ही आएगा। आप चेक कर लो, ये आएगा 1/2। तो आपको जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो उनको यूज करना है। तो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करिए और अल्फा प्लस बीटा है उसको यूज करिए। जब वैल्यू यूज करके आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू नजर आएंगी। ठीक है, तो यहां तक आप, आई थिंक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर आपने टर्म्स कैसे कलेक्ट करे वो एक बार बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2a 1/2a, तो 1/2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया a प्लस ए। फिर 1/2 b अल्फा 1/2 b बीटा, तो 1/2 बाहर ले लो तो b टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। फिर 1/2 c अल्फा स्क्वायर 1/2 c बीटा स्क्वायर, तो 1/2 बाहर ले लो तो c टाइम्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 1/2 d बीटा क्यूब और 1/2 d अल्फा क्यूब, 1/2 बाहर ले लो तो d टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। बस, तो मैंने पहले वाले ब्रैकेट का पहला टर्म, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट का पहला टर्म, इस तरह से ऐसे करके टर्म्स कलेक्ट कर लिए। ठीक है, ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इन सबको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर पाऊं। इस तरह से यहां तक क्वेश्चन हुआ है। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स। अब इसको अंदर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आगे प्रूफ करना है वो वही निकल करके सीधा सीधा आ जाएगा। तो उसके आप आगे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही निकल करके आएगा जो हमें प्रूफ करना है। दिस इज a प्लस b/2 प्लस c/3 प्लस d/4। तो ये पार्ट है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग को सिमेट्रिकल टर्म्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो देखो सिमेट्रिकल टर्म्स कलेक्ट करके सारी वैल्यूज उठा करके हमने पुट कर दी और आपका क्वेश्चन
निकल आया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भले एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग के पास नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा वो आपको समझना पड़ेगा। दिस इज हेडिंग डाल दीजिए, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। सभी बच्चे हेडिंग डालिए अब, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स की कंडीशंस बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमन तरीके से आती है। तो आगे हेडिंग डालते हैं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। एक बार वो क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, नोट नहीं हुआ था। हाँ अभी दिखाते हैं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। ओके, आप पहले पूरा चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो बच्चों अब आगे हेडिंग डालिए, कंडीशंस ऑफ कॉमन रूट। क्या कंडीशन होती है कॉमन रूट की? तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा। जैसे यहां पर हमने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया कि आपके पास दो इक्वेशन है, a1x² b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि कॉमन रूट है इन दो इक्वेशंस में, तो आप यहां पे लेट कर लीजिए कि लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, लेट अल्फा बी कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। और जैसा कि आपको पता है अगर किसी इक्वेशन का कोई रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करता है। तो इन दो इक्वेशंस को अल्फा अगर इनका रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि ये बन जाएगी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है अल्फा, तो वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। अब आपको याद होगा कि अगर आपको इसकी प्रूविंग करनी है तो प्रूविंग का मेथड मैं आपको बता देता हूं, लेकिन अगर आप इसकी कंडीशन डायरेक्टली लर्न करेंगे तो वो कंडीशन जो आप लर्न करेंगे वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही आती है, आपको उसकी प्रूविंग नहीं करनी होती है। लेकिन मैं प्रूविंग आपको अलग से बता देता हूं, लेकिन प्रूविंग करने पे जो लास्ट में कंडीशन आएगी वो जरूर आपको याद रखनी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करनी होती है। अब इसकी प्रूविंग के लिए आपको क्लास 10th आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाया जाता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से क्लास 10th में दो इक्वेशन होती थी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और क्लास 10th में जब कहा जाता था कि अगर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसमें ऐसा बताया जाता था कि आप एक कंडीशन लिखते थे। क्या लिखते थे? लिखते थे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको आप यूज करते थे क्लास 10th में। अगर इसी कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करें तो हम बहुत ही जल्दी यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पता है तो फिर आपके पास थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एक बार आप क्या करो कि अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम बनाओ, अल्फा की वैल्यू निकालो। फिर दूसरी बार आप अल्फा के कोफिशिएंट सेम बनाओ, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। फिर दोनों को इक्वल कर लो, इक्वल करने पर आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। एक तो मेथड ये हो गया कि इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक बार अल्फा स्क्वायर निकालो, एक बार अल्फा निकालो। और अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है तो डायरेक्टली आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं और अपना कंडीशन निकाल सकते हैं कॉमन रूट की। कैसे लिखते हैं? दिस इज अल्फा स्क्वायर, देखिए यहां पर x की जगह अल्फा स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा है नीचे, बिल्कुल वैसे इट इज लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है,
B1C2 माइनस B2C1, क्योंकि सारे कोफिशिएंट तो सेम है। फिर y की जगह इसमें यहां पर अल्फा लिखा है, तो अल्फा अपॉन C1A2 माइनस C2A1, फिर कांस्टेंट की जगह 1 लिखा हुआ है, तो 1 यहां पे भी 1 लिखेंगे, तो हो गया A1B2 माइनस A2B1। तो ये कंडीशन मैंने यहां पे लगा दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। अब आप कैसे रूट निकालते थे? पहले इस वाली क्वांटिटी को इसके इक्वल करते थे तो एक रूट आ जाता था, फिर इस वाली क्वांटिटी को इसके इक्वल करते थे तो दूसरी कंडीशन आ जाती थी। तो आप ऐसे ही करते थे। तो आप क्या करिए, पहली वाली क्वांटिटी को तीसरी वाली क्वांटिटी के इक्वल करिए, तो यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यानी यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी B1C2 माइनस B2C1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और जब आप इसको इसके इक्वल करेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को आप आपस में इक्वल करिए, फिर अल्फा निकालिए। चलिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, मैं अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक अल्फा स्क्वायर है और एक अल्फा है, यही तो है, एक अल्फा स्क्वायर है और एक अल्फा है। तो नीचे वाले से अल्फा उठा करके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, नीचे वाले से अल्फा उठाइए और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो क्या आएगी कंडीशन, C1A2 माइनस C2A1 होल डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा B1C2 माइनस B2C1 होल डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये आपने पुट कर दिया और पुट करते ही आपके पास कंडीशन निकल आई। बस अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो रहे हैं, और कैंसिल होते ही आपके पास कंडीशन यहाँ पे पूरी पूरी नजर आ रही है। वो कंडीशन बन गई आपकी कि C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 इंटू ब्रैकेट A1B2 माइनस A2B1। दिस इज द कंडीशन। इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रूविंग नहीं भी समझ में आई है तो चलेगा, वैसे समझ में आ जानी चाहिए। और अगर नहीं आई है तो आप इस कंडीशन को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये कंडीशन डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज होती है। ठीक है, दिस इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। तो आप सभी लोगों को कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसको अगर आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तो आप उसमें अप्लाई करें, क्योंकि इस तरह के काफी क्वेश्चन आपके पास गिवन है। तो हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कॉमन रूट। कॉमन रूट पे कौन कौन सा बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन है इफ द equations 2x square plus kx minus 5 equal to 0 and x square minus 3x minus 4 equal to 0 have one root in common, then k is equal to, k की क्या वैल्यू आएगी। तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -3, 27/4,
B 3, minus 27/4, C minus 3, minus 27/4, D 3, 27/4। तो ये आपके पास कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ निकालनी है कंडीशन, तो आप कंडीशन यहाँ पे निकालने की कोशिश करिए। कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, उसको यूज करिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहेंगे सर अगर हमको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा समझिए, मैं पूरा बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप अपनी इक्वेशंस लिखिए आपने, इसको कंपेयर करिए आप a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू 2i, b1 की वैल्यू ki और c1 की वैल्यू -5i, a1 b1 c1। फिर आप क्या करिए, दूसरी इक्वेशन लिखिए x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करिए a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहां से a2 आ गया 1, b2 आ गया -3 और c2 आ गया -4। a2 b2 और c2। अब आप जानते हैं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, इसको आप वहां पे लगा दीजिए। तो क्या होती है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, दिस इज c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू ब्रैकेट a1b2 माइनस a2b1। दिस इज कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। आप इसको अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए जो आप जानते हैं, c1 a2 c2 a1 सारी वैल्यूज आपके पास आपकी स्क्रीन पे क्लियर कट आपको नजर आ रही हैं। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए और सारी वैल्यूज पुट करके आप देखिए आंसर आपका आ जाएगा। जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर क्लियर कट आ रहा है। यहां से k की दो वैल्यूज निकल के लगे आएंगी, k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू -27/4। ये आपके पास कंडीशन आपने यूज की और अपना आंसर आपने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन करने का काफी आसान तरीका है, आप बिल्कुल इस तरीके को अप्लाई करिए और क्वेश्चन जल्दी इसे करने की कोशिश किया करिए। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर से ध्यान से देख लें। देखिए तो अब आपके पास बच्चों जो आ रहा है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास निकल के आ रहा है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c और इसके दो रूट्स हैं, या दो रूट्स नहीं भी हो सकते हैं या दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग किस तरह से बताते हैं, तो हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे काफी सारी बातें समझने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, और पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को नाम दिया जाता है, दिस इज ग्राफ इज नोन एज पैराबोलिक ग्राफ। इनके ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोलिक ग्राफ होते हैं। अब ये पैराबोलिक ग्राफ या किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता कैसे है, क्योंकि इसका आइडिया तो आपको पहले से ही है। तो यहां पर अगर हम किसी भी कंडीशन को जनरेट करते हैं तो हमें पहले इन पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली कंडीशन हम मान लेते हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो और d पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का जो d होता है वो d क्या होता है, d इज कॉल्ड b² माइनस 4ac। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतना तो आप जानते ही होंगे क्योंकि क्लास 10th में भी था। अब आपको ये समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर दो रूट्स हैं तो दो रूट्स के केसेस में क्या करता है, वो ग्राफ आपका दो बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। यानी ग्राफ अगर आपका दो बार एक्स एक्सिस को कट करे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यानी कि इसके दो रूट्स हैं, वो दो रूट्स आपके कहां पर है, एक रूट है आपका ये जिसको हम लोग कहते हैं x इक्वल टू अल्फा, और एक रूट है आपका ये, इसको हम लोग कहते हैं x इक्वल टू बीटा। ये दो रूट्स हैं। तो अगर रूट्स कहां पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, और अगर एक्स एक्सिस पे रूट है तो वहां पर y क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट होता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और जैसे ही सेटिस्फाई करेगा तो वहां पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसीलिए कोई भी जो रूट होता है वो तब तक नहीं कहलाएगा जब तक वो एक्स एक्सिस को कट ना करे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन किस कंडीशन में, जब उसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। क्योंकि d ग्रेटर देन 0 का मतलब ही ये होता है कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये मतलब होता है d ग्रेटर देन 0 का मतलब। ओके, तो अगर हम यहां पर कुछ और बातों को ध्यान दें तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर है, तुम कहोगे सर दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हम इस मिनिमम वैल्यू को ग्राफ में हाईलाइट करें तो वो कौन से एक्स पर है, इस एक्स पर उसकी ये मिनिमम वैल्यू है, दैट इज नोन एज y। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपको लर्न करने हैं डायरेक्टली। दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स, इसका नाम होता है वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको लर्न करने हैं, होते हैं माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद रखने हैं कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में एक खास बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपको किसी भी पैराबोलिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो आप मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाय 4a। x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी बाय 4a, क्योंकि ये तो उसकी मिनिमम वैल्यू हुई ना, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, सबसे नीचे। ओके, दिस इज नोन एज वर्टेक्स। ओके, अब आपके पास और भी क्या कंडीशंस बन सकती हैं, और भी तो कंडीशंस बन सकती हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है उसके टू रियल और इक्वल रूट्स हो। तो आप कंडीशन बी बना लीजिए। तो कंडीशन बी आपकी क्या बनेगी कि उसके d इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0, d कहते किसे हैं आपको आई थिंक आप पता ही है, d इज नोन एज b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है d। और अगर d आपका 0 होता है तो आप क्या कहते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगेन यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव होता है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ ओपन होता है, और अगर नेगेटिव होता है तो उसका मुंह नीचे की तरफ ओपन होता है। तो अभी हमने मुंह ऊपर की तरफ वाले केस सेलेक्ट किए हुए। अब आप इसका ग्राफ फिर से बनाइए, और ग्राफ काफी आसान है क्योंकि अब की बार जो ग्राफ होगा वो दो बार एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही रूट है ना, एक रूट होने के केस में वो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो देखिए एक बार एक्स एक्सिस को कट करता हुआ ग्राफ, ठीक, इसको आप कह सकते हैं कट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है। अगेन हम इसको वर्टेक्स कहते हैं, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप हमेशा लिखेंगे अब माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाय 4a। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दिस इज टू रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन। अब आपके पास और क्या केस बन सकते हैं, हो सकता है इसका एक भी रियल रूट ना हो, यानी दोनों रूट्स इमेजिनरी हो। और दोनों रूट्स इमेजिनरी कौन से केसेस में होते हैं,
जब आपका डी यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका हम लेस देन 0 कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक भी रूट नहीं है। तो अगर हम तीसरी कंडीशन को जज करें तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसे केस में ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो बिना कट किए एक्स एक्सिस को ऐसे ही निकल चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। और अगेन यहाँ पे भी इसका एक वर्टेक्स होगा जहां पर ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अब आपको लर्न करने हैं। दिस इज -b/2a, -d/4a। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। तो d नेगेटिव होने का मतलब ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि इसका एक भी रूट नहीं है। तो आई थिंक आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरीके से। हाँ, अब आपको देखिए इस केस में खास बात है जो आपको हमेशा याद रखनी होती है कि अगर आप कोई भी x उठा करके इस पॉलिनोमियल फंक्शन में डालिए, कोई भी x उठा के इस पॉलिनोमियल फंक्शन में डालिए, तो ये हर x पर कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हर x पर कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। चाहे आप डाल करके देख लीजिए, मैं आपके सामने बार बार डाल तो रहा हूं। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर ax² प्लस bx प्लस c जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी, ये जो साइन अभी हमने बनाया इसको कहते हैं फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, हर x के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन बताई, इसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ होल्ड करेगी तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा हर x की वैल्यू पे। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, जब दोनों कंडीशन ये एक साथ होल्ड करेंगी यानी इनका इंटरसेक्शन, तब जाके ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आई थिंक आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये तीनों कंडीशंस आपको फुलफिल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग दूसरे केसेस जज करेंगे। यानी कौन से केसेस जज करेंगे, जब हमारा x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तो हम लोग फिर से जज करते हैं केसेस। नेक्स्ट केस, अब आप फिर से क्या करेंगे, फिर से एक ग्राफिकल पैटर्न बनाते चले जाएंगे तीनों केसेस के लिए और उसको करते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस, आपके पास वही सेम इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। करना क्या है, वही कंडीशंस आपको लेट करनी है, लेकिन अब की बार x² का कोफिशिएंट नेगेटिव रखना है। यानी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, d पॉजिटिव। d पॉजिटिव का मतलब उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो अब की ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा तो लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, लेस देन 0। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब इसको हम लोग कहते हैं अगेन वर्टेक्स। और पहली वाली कंडीशंस जो हम लोगों ने पढ़ी वहां पे वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलती है, लेकिन यहां अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू लेता है। और मैक्सिमम वैल्यू कौन से x पर होगी, -b/2a पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a। दिस इज अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये उल्टा होने लगा, वहां मिनिमम वैल्यू थी, ये यहां पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था और यहां पर क्या अटेंड कर रहा था, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ, अब आप ध्यान से देखते रहिए यहां पर। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन का हम लोग केस जिक्र करते हैं। सेकंड कंडीशन ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो तो वही है, लेकिन अब हम लेट करेंगे कि उसके दो इक्वल रूट्स हैं, यानी कि d आपका 0 हो गया। तो यहां पे होता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
और नीचे वाला केस हो गया टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। और अगर आपसे कोई कहता है भविष्य में कि रियल रूट है, सिर्फ ये नहीं कहता कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, अगर कोई कहता है रियल है तो फिर आपको दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि रियल का मतलब हुआ कि वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और वो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप लिखोगे डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे तो क्या है, इक्वल रूट साफ साफ गिवन है, यानी ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ बनेगा और एक्स एक्सिस को टच करते हुए ही निकल जाएगा लाइक दिस। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है यहाँ पे, तभी ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ बन रहा है। और ये अपने वर्टेक्स पर अगेन अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू -b/2a, -d/4a। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, इसको कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब आपका जो लास्ट वाला केस है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस। आप लिखेंगे y = ax² + bx + c। अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है। इसका मतलब टू नॉन रियल रूट्स, इसको आप क्या कहते हैं, टू नॉन रियल, और आप इसको इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। इसका मतलब रियल है ही नहीं, यानी एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। यानी जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से नजर आएगा, एक्स एक्सिस को बिना कट किए हुए निकल जाएगा और ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा लाइक दिस। और अगर आप यहाँ पे कुछ खास बातें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा साफ साफ कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक्स डालते हैं तो ये हर एक्स पर अपनी नेगेटिव वैल्यू देता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक्स पर अपनी नेगेटिव वैल्यू देता है। देखो दे रहा है, हर एक्स पर अपनी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। आप चेक कर लो, हर एक्स पर अपनी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो पूरी तरीके से कि जो ax² + bx + c है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन होंगी, a नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। जब ये दोनों कंडीशंस एक साथ होल्ड करेंगी, यानी इनका इंटरसेक्शन, तो ऐसे केसेस में ये अपनी वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज नेगेटिव देगा। तो आई थिंक आप लोग को यहां तक पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ पे और भी क्वेश्चंस करके चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस की वैरायटी देखिए किस तरह से बनते हैं क्वेश्चंस। तो ये आपके पैकेज के डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये याद रखिएगा, अगर आपके पास कह दें कि फॉर रियल रूट्स, तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई लिखता है सिर्फ रियल रूट्स के लिए, तो रियल रूट्स की आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि वो इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन है तो रियल ना, तो वो दोनों इक्वल और अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई लिखता है सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स या रियल रूट्स, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें d ग्रेटर और इक्वल टू 0 आपको यूज करना होता है। अब आप क्वेश्चन देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फॉर real values of x, for real values of x, the values of x² minus 3x plus 4 whole divided by x² plus 3x plus 4 lie in the interval, a part 0 से 1/7, b part 7 से infinity, c part 1/7 से 7, d part, आपका d part भी है, -1/7 से 7। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको सही जवाब बताना होता है कि अगर x रियल है
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक लाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने का मेथड ये होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसको पहले उसकी वैल्यू को मान लीजिए y, यानी आपको क्या निकालना है, y का इंटरवल निकालना है। आपने इस एक्सप्रेशन को y मान लिया, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इन x बना लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इन x बना लीजिए। जब आप बनाएंगे तो ये बनेगी x स्क्वायर टाइम्स y माइनस 1 प्लस 3x टाइम्स y प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। आपने x में क्वाड्रेटिक देखी है इससे पहले? देखिए, ये देखिए आपने x में क्वाड्रेटिक। अगर x रियल होता है तो मैंने आपको बताया कि आप क्या लगाते हैं, d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक है ना, किसमें, x में, और x क्या है, रियल है। और अगर x रियल है तो आप क्या कंडीशन लिखेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट को 0 या 0 से बड़ा करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इनइक्वालिटी बन जाएगी और इनइक्वालिटी का आंसर आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, y माइनस 1, b की जगह क्या है, 3 टाइम्स y प्लस 1, c की जगह क्या है, 4 टाइम्स y माइनस 1। यानी आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। चलिए लगाइए, तो ये हो गया 9 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है और ये c है। तो c आपका है y माइनस 1 टाइम्स 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये आपने कंडीशन इसको लगा दी। अब आप इसको सॉल्व करिए धीरे धीरे, इसको आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक। दिस इज 7y स्क्वायर माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक। अगर आप इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज भी हो जाएगी, ये बन जाएगी 7y माइनस 1 इंटू ब्रैकेट y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ये बन गई। अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती होंगी, क्योंकि इनइक्वालिटीज के काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं बिगनिंग में। और अगर नहीं आती है तो फिर आप छोटा सा काम कर लीजिए, दोनों फैक्टर्स को पहले इक्वल टू 0 करिए और जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/7, और उसके बाद क्या आएगा, 7। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको वेवीज कर्व पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह से वेव बनाते हैं, सबसे पहले आता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और जहां पर प्लस होता है वो ग्रेटर वाला पार्ट होता है, जहां पे लेस होता है वो लेसर वाला पार्ट होता है। तो आपके पास कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन 0, यानी आप लेस देन 0 में लिखेंगे कि आपका y बिलोंग कर रहा है 1/7 से 7, और इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो इक्वल टू 0 के लिए आप 1/7 को भी इंक्लूड कर लीजिए और 7 को भी इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि हम ये इंक्लूड कर सकते हैं और इंक्लूड करने के लिए क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। और अगर ओपन ब्रैकेट लगाते तो 1/7 और 7 इंक्लूड ना होते। यहाँ हमें इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमने 1/7 और 7 दोनों को इंक्लूड कर दिया है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है। सर पर इन्होंने तो यहाँ दिस पे इज तो द सिर्फ रियल बोला है। क्या बेटा? सर पर यहाँ हाँ पे तो सिर्फ इन्होंने रियल बोला है, हाँ, इक्वल तो या बेटा डिस्टिंक्ट तो नहीं बताया है। हाँ, तो रियल का मतलब क्या होता है बेटा, दो केसेस बनते हैं रियल में। रियल रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, रियल रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रियल रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए हमने दोनों कंडीशंस ले ली। d ग्रेटर देन 0 मतलब रियल और डिस्टिंक्ट,
इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास यहाँ पे न लिखा हो कि वो इक्वल है कि अलग अलग है, तो ऐसे केसेस में, रियल रूट्स के केसेस में हम लोग सिर्फ कंडीशन लगाते हैं कि d 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि रियल की यही कंडीशन होती है। इसलिए हम दोनों केसेस को शामिल करके कहते हैं d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो कभी भी लिखा हो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स के लिए मतलब होता है d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द आंसर। सबसे पहले जो करने का तरीका बताया था आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप y इज इक्वल टू मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2yx माइनस 7y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। अब मेक क्वाड्रेटिक इन x, आपको अब x में क्वाड्रेटिक बनानी है, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करने हैं। तो अगर आप सारे टर्म्स कलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो लेफ्ट हैंड वाले सारे टर्म्स राइट में ले जाइए। तो मैं आपको कलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड वाले सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में ले गया हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका काम हो चुका है। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। तो क्या करिए, x में क्वाड्रेटिक आपको बनानी है। तो जब आप x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो आप इसको बना लीजिए, बन रही है क्लियर कट। इसमें से क्या लिख लें, इसमें से कलेक्ट कर लो, टर्म्स वगैरह कलेक्ट कर लो सब। तो मैं फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लिख देता हूँ, आप चेक कर लो जरा। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपकी लिख दे रहा हूँ। फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दिस इज एक्स स्क्वायर टाइम्स y माइनस 1 प्लस 2x टाइम्स y माइनस 17 माइनस 7y माइनस 71। या आप इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे आप लिखे हैं। हो सकता है आपकी अलग आ रही हो तो आप माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपकी वही बन जाएगी, ये बन गई। तो मैंने सारे टर्म्स कलेक्ट कर लिए। ये दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, ये x में क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर आपकी कुछ और आई है तो आप उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगी, जैसे आप लिख लीजिए आपका मन। अब आपका x जो है वो रियल है, और रियल रूट्स के लिए आपको बताया था d ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। तो d को ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दीजिए। d ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 टाइम्स y माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 1 7y माइनस 71 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया, यानी ये बन गया। और सिंप्लीफाई करिए आप अपनी कॉपी में तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लेंगे तो y माइनस 5 y माइनस 9 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसका आंसर निकालने के लिए वही वेवी स्क्वायर पैटर्न को यूज कर लीजिए। जैसे यूज करेंगे तो 5 आएगा, 9 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो आपका यहां से आंसर निकला क्या है? आंसर निकला है y बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -5, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 5 यूनियन 9 से इंफिनिटी। अब आपको इक्वल टू 0 भी लेना है
तो इक्वल टू 0 के केस में 5 और 9 को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ये देखिए 5 और 9 को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आंसर में कुछ और पूछा गया है। पूछा गया है एक ऐसा इंटरवल निकालो जिसमें इसकी वैल्यू ना लाई करे। तो ये कहां से कहां लाई करता है? -∞ से 5 और 9 से इन्फिनिटी के बीच में तो लाई करता ही है, लेकिन 5 से 9 के बीच में लाई नहीं करता, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, वो आप मार्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था एक ऐसा इंटरवल निकालो जिसमें ये लाई नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है, या तो आप सीधा सीधा डज नॉट लाई हटा करके लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आंसर आ जाएगा -∞ से 5, ये 9 से इन्फिनिटी। आप उल्टा ना करके सीधा ही सीधा कर लो, डज लाई इन द इंटरवल। तो लाई इन द इंटरवल आपके आंसर आ चुके हैं, एक बी पार्ट है और एक सी पार्ट है। बी और सी पार्ट ये दोनों ही आंसर होंगे, -∞ से 5, 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल आ गया है। तो क्वेश्चन करने का पैटर्न बिल्कुल सेम था।